अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में मुसलमानों ने उनके जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में पर्शियन एम्पायर के बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर को फतेह कर लिया था। लेकिन पर्शियन एम्पायर का बादशाह अब तक मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट नहीं समझ रहा था। लेकिन इराक के सूबे कुवैत और इराक के साउथ को फतेह करने के बाद अब खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कैपिटल टेशिफोल के दरमियान इतना फासला नहीं था। मुसलमान पर्शियन एम्पायर की पहली फौज को बलादा में हराने के बाद पर्शियन एम्पायर के इम्पोर्टेंट शहर इराक की सेंट्रल सिटी अल हीरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसीलिए पर्शियन बादशाह ने दूसरी फौज को मुसलमानों को रोकने के लिए इसी सिटी की तरफ रवाना किया और आखिर पुलिस के मकाम पर ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने आए और यहाँ जो जंग हुई वह वाइट जंग है, जिसके बारे में खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि मैंने जंग मुता में रोमन एम्पायर के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी थी, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी पुलिस की फौज जैसी कोई फौज नहीं देखी। खालिद बिन वलीद जंग से ज्यादा अपने दुश्मनों के माइंड और मोराल से लड़ते थे और दुश्मनों के मोराल को तोड़ने के लिए हमेशा जंग से पहले ही उस फौज के जनरल को अकेले लड़ने का चैलेंज देते थे और फिर उसे मारकर दुश्मनों की फौज का मोराल बिल्कुल तोड़ देते थे। और इस बात का पर्शियन फौज के जनरल को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए उन्होंने जंग से पहले ही रात को 12 लोग जमीन के अंदर मिट्टी में छुपा दिए। अगले दिन ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने उस जनरल को लड़ने का चैलेंज दिया। उनका जनरल अकेले फौज से इस साइड से आ गया और कहा वहाँ नहीं, यहाँ लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद भी वहाँ गए और लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही उन्होंने लड़ना शुरू किया, अचानक जमीन से वही 12 लोग बाहर आए और खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। एक तरफ 13 लोग और दूसरी तरफ सिर्फ एक, लेकिन सिर्फ एक और मुसलमान की मदद से वही हुआ जो होना था। खालिद बिन वलीद ने इन सारों को खत्म कर दिया और एक बार फिर पर्शियन फौज का जनरल मारा गया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पर्शियन फौज जंग छोड़कर भागने लगी और मुसलमानों ने उनकी इस फौज को भी क्रश कर दिया। इस जंग के बाद एक बहुत ही अजीब सा वाकया भी पेश आया कि पर्शियन फौज का एक जनरल जो अरेस्ट हो चुका था, उसने आके खालिद बिन वलीद को बताया कि हमारे एम्पायर और पर्शियन एम्पायर में ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि एक दिन किसी जंग के दौरान आपकी तलवार टूटने के बाद अचानक आसमान से खुदा की तरफ से आपके लिए एक तलवार उतरी, इसीलिए आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार कहा जाता है। जिस पर वहाँ खड़े सारे मुसलमान बहुत हंसे। लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्शियन एम्पायर की पब्लिक में खालिद बिन वलीद का खौफ किस हद तक फैल चुका था। इस जंग के बाद अल हीरा सिटी के साथ साथ पर्शियन एम्पायर के इस इलाके के बहुत सारी सिटीज ने मुसलमानों के सामने सरेंडर करना शुरू किया। पर्शियन एम्पायर पर हमला करने से पहले अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद बिन वलीद को वही जानकारी दी थी जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे कि किसी भी बच्चे बुढ़े औरत पर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस हाथ नहीं उठाना और कोई दरखत भी नहीं काटना और किसी से कोई चीज नहीं छीनना। इन्हीं प्रिंसिपल को सामने रखकर खालिद बिन वलीद ने पर्शियन यर्स की इन सारे इलाकों को फतेह करने के बाद उस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज वहाँ के लोकल अवाम को वापस कर दी और इंसाफ का एक जबरदस्त निजाम बनाया, जिसमें उन्होंने उन सभी के सामने पर्शियन एम्पायर के ताकतवर लोगों की अवाम पर्शियन बादशाह को भेजा करती थी। ये सब देखकर पर्शियन अवाम बहुत हैरान थी। इसीलिए दो सिटीज इससे पहले मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ती थी, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई के बाद मुसलमानों के सामने सरेंडर करने लगे और जजिया टैक्स खुशी से देने लगे। अब खिलाफत रास्ता पर्शियन एम्पायर से इस सारे इलाके को फतेह कर चुकी थी। यहाँ तक मुसलमान साल 633 के जुलाई के महीने में पहुंचे थे और जुलाई से लेकर सितंबर तक अगले 3 महीने तक मुसलमानों और पर्शियन के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि खालिद बिन वलीद इन इलाकों में इस्लामिक लॉज कायम करने में बिजी थे और पर्शियन बादशाह दूर दराज से नई फौज जमा करने में बिजी थे। अब जब यहाँ पर्शियन एम्पायर में हालात थोड़े कंट्रोल होने लगे
तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें उमर, अली और उस्मान जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। लेकिन इस बार ये मीटिंग पर्शियन अंपायर के बारे में नहीं बल्कि रोमन अंपायर के बारे में थी कि कहीं रोमन अंपायर इन हालात का फायदा उठाकर मुसलमानों पर हमला न कर दे। इसीलिए इस मीटिंग में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फैसला किया कि बहुत तेजी से मुसलमानों की एक नई फौज बनाई जाए, ताकि इससे पहले कि रोमन अंपायर मुसलमानों पर हमला करे, हम उन पर हमला कर दे। सहाबा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस मिशन को लेकर पूरे अरब में फैल गए और मुसलमानों के लिए एक नई फौज बनाने लगे, जिसके बाद कुछ ही अरसे में मदीना में एक नई फौज बिल्कुल रेडी हो गई। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस फौज को रोमन अंपायर की तरफ जाने से पहले 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिनके लीडर्स उन्होंने उमर इब्ने आस, अबू उबैद सराबल और यजीद को बनाया। वो वाला यजीद नहीं, यजीद बिन अबू सुफियान। लेकिन इन फौजों को 4 ग्रुप में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए क्योंकि रोमन फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी और इनसे एक साथ लड़ना इम्पॉसिबल था, तो इन्हें इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि रोमन भी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दे। मुसलमानों की ये चारों आर्मीज रोमन अंपायर में इस तरह दाखिल हुई कि अगर इनमें से एक को भी कोई इमरजेंसी पेश आए तो बाकी सारे उसकी मदद के लिए फुल स्पीड पहुंच सके। इसी तरह ये फौज रोमन अंपायर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। उधर पर्शियन अंपायर में जहाँ पिछले 3 महीने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उस टाइम को भी खालिद बिन वलीद ने वेस्ट करने के बजाय वो एक छोटी सी फौज इराक से लेकर वापस अरब की तरफ गए, जहां अब भी अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप लड़ रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने जाकर उन्हें खत्म कर दिया और फिर बहुत तेजी से वापस इराक की तरफ आए। जैसे ही पर्शियन बादशाह को पता चला कि खालिद बिन वलीद इराक को छोड़कर वापस अरब की तरफ चले गए हैं, तो उन्होंने 25-25 हजार की 3 न्यू आर्मीज को तैयार करके मुसलमानों की तरफ रवाना किया। और सारे मुसलमानों को पता था कि इन तीनों आर्मीज को एक साथ हराना इम्पॉसिबल है। तो खालिद बिन वलीद ने अपने जनरल की एक मीटिंग बुलाई और अब जो प्लानिंग खालिद बिन वलीद ने की, इसी प्लानिंग की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जनरल में से एक माना जाता है। मीटिंग में मुसलमानों को पता चला कि इन तीनों फौजों को एक एक करके हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे मुसलमान उनकी तरफ रवाना होंगे, पश्चिम की ये तीनों फौज एक साथ मिलकर 75,000 की एक बहुत बड़ी फौज बना लेंगे। इसीलिए खालिद बिन वलीद और उनके जनरल ने अपनी जासूसों की मदद से यह कैलकुलेट करना शुरू किया कि आज से 2 हफ्ते बाद इराक की ये तीनों फौज एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होंगे। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, जिनमें से एक को अपने पास रखा, दूसरी फौज को काका बिन आमिर के पास रखा और तीसरी फौज को अबू लेला के पास रखा। इन तीनों जनरल के पास 5-5 हजार मुसलमानों की फौज थी। खालिद बिन वलीद ने बाकी 2 जनरल को ऑर्डर दिया कि आज से 2 हफ्ते बाद हम तीनों फौज एग्जैक्ट इस टाइम पर और इस जगह पर इस इलाके में मिलेंगे और फिर एक साथ 3 साइड से हमला करेंगे। ये तीनों फौज मेन रोड से तो इराक की आर्मी की तरफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए टाइम और जगह फिक्स करने के बाद यह तीनों फौज इराक के मेन रास्ते को छोड़कर जुलाई के महीने में इराक के गर्म डेजर्ट की तरफ गई और हर एक की नजर से बिल्कुल गायब हो गए। जिसके बाद अगले 2 हफ्ते तक पूरे इराक में किसी को पता नहीं था कि मुसलमानों की फौज आखिर कहाँ है। और अचानक 2 हफ्ते बाद उसी रात एग्जैक्ट उसी टाइम पर और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खालिद बिन वलीद अपने 5000 फौज के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक छोटी सी आग लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि काश वो फौज भी एग्जैक्ट टाइम पर वहां पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था। और कुछ देर बाद काका बिन अमर की दूसरी फौज ने भी आग जलाई और इसी तरह तीसरी फौज ने भी इशारा दिया, व्हिच मीन्स बगैर किसी मोबाइल या किसी लोकेशन के ये तीनों फौज उसी एग्जैक्ट टाइम पर उसी जगह पर मौजूद थी।
अब जब सारी आर्मी प्लान के मुताबिक पहुंच चुकी थी तो खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों की तीनों फौजों ने पर्शियन फौज पर तीन तरफ से हमला करके हजारों लोगों को बिल्कुल क्रश कर दिया और पर्शियन की ये पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतेह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने के बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन यह कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियन की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होंगी। और यह कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौज इराक की डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौज एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया और फिर इस फौज के साथ वही हुआ जो होना था और इस तरह पर्शियन की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल की दोबारा मीटिंग बुलाई। उन सभी ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौज डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद ने जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो इस जंग में सारे के सारे मारे गए। इस बात की खबर जब मुसलमानों के कैपिटल मदीना पहुंचे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।